जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज लोकसभा में संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 करेंगे पेश। झारखंड में कोरोना के खिलाफ जंग में लगातार मिल रही है सफलता। पिछले 24 घंटे में खूंटी में मिला एक नया संक्रमित। शेष 23 जिलों में एक भी नए मरीज नहीं मिले। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। देवघर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक। गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और गिरिडीह में लू जैसे हालात। नमस्कार, खबरें झारखंड देख रहे हैं आप। देश, दुनिया और झारखंड की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अरविंद। तो दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। संसद की बात करें तो बजट सत्र में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक पास किए गए। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा लोकसभा में संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे। इस विधेयक को राज्यसभा में पिछले बुधवार को मंजूरी मिल चुकी है और इस विधेयक में झारखंड के भोक्ता समाज को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। तो आज कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने वाले हैं। भाजपा संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक आज नई दिल्ली में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी है। पिछले हफ्ते भाजपा संसदीय दल की बैठक में 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एक खास कार्यक्रम का खाका रखा गया था। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाएगी। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है। ऐसे में सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाएं और लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से इस बारे में जानकारी दें। इस दौरान सांसदों से अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन करने और बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े तीर्थ स्थलों का दौरा करने को भी कहा गया था। सामाजिक न्याय पक्ष पखवाड़ा ऐसे नाम दिया गया है। 7 तारीख से 20 तारीख तक फ्रॉम 7th to 20th इस पखवाड़ा चल रहा है और इसमें पूरे 15 दिन के लिए फॉर ऑल 15 डेज देयर विल बी वन और अदर प्रोग्राम। एंड इस प्रोग्राम में एक दिन हम तालाब स्वच्छता का एक कार्यक्रम ले रहे हैं, आंगनवाड़ी जा रहे हैं, ऐसे बहुत कार्यक्रम है। और सभी हमारे एमपीज को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, उन्होंने प्रेरणा दी है कि 15 दिवस के आजादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर सभी आप अपने क्षेत्र में सेवा में लगाइए, सेवा के कार्य में लगाइए, ऐसे उन्होंने आह्वान की है। देश भर में कोरोना और दैनिक जो है आपको सक्रिय मामलों में लगातार कमी दिख रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 795 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 1208 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 12,054 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड की बात करें तो कोरोना के खिलाफ लगातार सफलता मिलती दिख रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान मात्र खूंटी जिले से एक सक्रिय मामला सामने आया है, जबकि शेष 23 जिलों में एक भी नए मरीज नहीं मिले। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमित स्वस्थ हुए हैं 15। इसके साथ ही कोविड के सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर 24 हो गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,84,87,33,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्यसभा की बात करें तो सदस्य और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष
दीपक प्रकाश ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को झारखंड में संविदा श्रमिकों के बकाये वेतन के भुगतान को लेकर पत्र लिखा है। संबंधित पत्र में संज्ञान लेते हुए रेल मंत्री के आदेश पर निगम कार्यालय के द्वारा 240 मजदूरों के खाते में 3 करोड़ 4 लाख रुपए स्थानांतरित भी कर दी गई है। इसके लिए श्री प्रकाश ने केंद्रीय मंत्री का आभार भी जताया है। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। देवघर पुलिस ने जिले के बुढ़े थाना क्षेत्र और पत्थरडीह ओपी क्षेत्र से 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 12 मोबाइल और 17 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। बेसिकली साइबर जो नॉर्मल साइबर क्राइम होते हैं जिसमें कैशबैक के थ्रू जो पैसा लेना हुआ या फिर जो आपका फोन पे और गूगल पे के कस्टमर बनकर के पैसा लेने का काम करते थे, और इनका जो मोडस ऑपरेंडी है बहुत सिंपल मोडस ऑपरेंडी जो अभी चल रहा है वही है। झारखंड में आज से बैक टू स्कूल कैंपेन शुरू हो गई है। यह अभियान 4 मई तक चलेगा। इसमें शिक्षक से लेकर जनप्रतिनिधि तक ड्रॉप आउट और स्कूली शिक्षा से वंचित बच्चों को विद्यालय से जोड़ेंगे। इस अभियान में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी बच्चा स्कूल अवधि में विद्यालय से बाहर न रह पाए। तो लोक आस्था का 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो गया। महापर्व छठ को लेकर श्रद्धालु सुबह से ही गंगा घाट पर नहाय खाए को लेकर भीड़ के साथ दिखते नजर आए। नहाय खाए में आज अरवा चावल, चना दाल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद बनाया जाता है। छठ व्रती कर खरना का अनुष्ठान करेंगे। वहीं 7 अप्रैल को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि 8 अप्रैल को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक हो गया है। गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और गिरिडीह में लू जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। 10 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में उप विजेता बनकर झारखंड लौटे खिलाड़ियों का रांची पहुंचने पर हॉकी झारखंड के द्वारा स्वागत किया गया। हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह की अगुवाई में सभी खिलाड़ियों को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। एफआईएच महिला जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होना है। इस समय पूल डी में 2 मैचों में 2 जीत के साथ शीर्ष पर है, जबकि जर्मनी की टीम इस तालिका में दूसरे स्थान पर है। हर पूल में 2-2 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। इससे पहले भारतीय टीम ने विश्व कप के पूल चरण के मुकाबले में रविवार को खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। आईपीएल क्रिकेट में कल खेले गए मैच के लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रन से हरा दिया। में लखनऊ ने हैदराबाद को 12 रनों से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 157 रन पर ऑल आउट हो गई। माफ कीजिएगा, 157 रन ही बना सकी और उसने मैच गंवा दिया। और इस जीत के साथ लखनऊ अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं हैदराबाद की ये लगातार दूसरे मैच में दूसरी हार है और इसके साथ ही एसआरएच की टीम अंक तालिका में सबसे आखिरी यानी 10वें नंबर पर पहुंच गई है। भारत में राष्ट्रीय समुद्र दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 59वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस के प्रमुख उद्देश्यों में देशवासियों को समुद्री व्यापार और यातायात के महत्व को अवगत कराया जाना, लोगों को भारत के नौवहन स्रोतों की जानकारी उपलब्ध कराना, भारतीय नौसैन्य अफसरों और नाविकों को यथोचित सम्मान देना, देश के युवाओं को समुद्री गतिविधियों में भागीदार बनाना शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर राष्ट्रीय समुद्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। पिछले 8 वर्षों में भारत सरकार ने बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें बंदरगाह क्षमता का विस्तार और मौजूदा प्रणालियों को और भी अधिक कुशल बनाना शामिल है। भारतीय उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जलमार्गों का उपयोग किया जा रहा है, जबकि हम आर्थिक प्रगति के लिए समुद्री क्षेत्र का लाभ उठा रहे हैं और एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहे हैं। हम समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और विविधता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त देखभाल भी कर रहे हैं, जिस पर भारत को गर्व है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चयनित प्रमुख कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आज से 11 अप्रैल तक उत्तराखंड के हरिद्वार में होगी। ये बैठक सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की उपस्थिति में संपन्न होगी। बैठक में सभी सह सर कार्यवाह और संघ के शारीरिक, बौद्धिक, व्यवस्था, प्रचार, सेवा एवं संपर्क कार्य विभागों के प्रमुखों सहित कुल 75 प्रमुख कार्यकर्ता आमंत्रित किए गए हैं। इस वर्ष संघ के 105 स्थानों पर हो रहे संघ शिक्षा वर्ग सहित देश भर में अन्य प्रशिक्षण वर्ग भी आयोजित होने वाले हैं। संघ के कार्यकर्ता निर्माण में इन वर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और ऐसे पाठ्यक्रम की समीक्षा 3 से 5 वर्ष के अंतराल पर समय समय पर की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास आवास योजना के तहत हर जरूरतमंद परिवार का अपना पक्का घर हो। इस लक्ष्य के अनुरूप रांची के ग्रामीण इलाकों में भी युद्ध स्तर पर आवास निर्माण का कार्य जारी है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों के बीच आवास योजना का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है। योजना के तहत रांची के ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे परिवार हैं जिनका आवास निर्माण हो चुका है, जबकि कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके आवास का निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है। सरकार तरफ से प्रधानमंत्री से उधर पैसा मिला तो पक्का मकान बन रहा है। अच्छा खुशहाली का बात है, नहीं तो पहले तो पूरे मिट्टी का घर था। सोनी देवी बताती हैं कि शादी के बाद जब वे अपने पति के घर आई थीं, तब उनका घर मिट्टी का था, जिसमें कई तरह की परेशानियों के साथ असुरक्षा की भावना थी। केंद्र सरकार की पहल से अब उनका पक्का मकान बन रहा है, जिससे सोनी देवी की खुशी का ठिकाना नहीं है। प्रधानमंत्री अब जो दे दिया सो अब हम लोग बहुत अच्छा घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, देखिए यहाँ बना रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों की श्रेणी में जितेश गोप भी शामिल हैं। योजना के तहत उनका आवास निर्माण का प्रथम चरण चल रहा है। खुशी के साथ बताना चाहते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में मिट्टी के घर की जगह पर उनका अपना पक्का मकान बन जाएगा। पहले मेरा मिट्टी का घर था, उसके बाद उसको तोड़े, जो हम लोग को मिला घर बनाने के लिए पैसा वहाँ से आया, उसको फिर हम लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी ईंटा का घर बना रहे हैं, पक्का घर बना रहे हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत लाभुकों को आवास निर्माण के लिए किस्त में राशि उपलब्ध कराई जाती है। योजना के सफल क्रियान्वयन से गांव की तस्वीर भी अब बदलने लगी है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। झारखंड का गोड्डा जिला देश भर में जल संचयन, जल संरक्षण और जल प्रबंधन के काम में रोल मॉडल बनकर उभरा है तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को इसके लिए सम्मानित भी किया है। आइए इस ग्राउंड रिपोर्ट से जानते हैं कि गोड्डा में यह सब कुछ कैसे संभव हो पाया। गोड्डा जिला में जल संचयन और जल संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर काम हो रहा है, जिसकी बदौलत पिछले 5 वर्षों में 500 करोड़ लीटर से ज्यादा की जल संचयन क्षमता का निर्माण किया गया है। गोड्डा के एसडीएम ऋतुराज ने बताया कि जिले में कृत्रिम पुनर्भरण संरचना के निर्माण एवं रख रखाव के अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। तो एक मल्टी प्रोंग अप्रोच है
जिसमें कि स्ट्रक्चर्स के साथ साथ में एग्रीकल्चर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और साथ साथ में प्लांटेशन, इन सबको फोकस में रख करके हम लोग जो हमारा कैच द रेन का कंसेप्ट है, जो कि 2022 का भी कंसेप्ट रखा गया है, और इस बार भी जो जल शक्ति अभियान है उसमें उसकी भी अभी शुरुआत हो गई। तो हम लोग सारी थीम्स को भी फिर से हम लोग आगे लेकर के एक कलेक्टिव अप्रोच की तरह। इतना ही नहीं, जिले के कछिया नदी, गेरुआ नदी के तटीय क्षेत्रों में 1 लाख से ज्यादा पौधारोपण हुआ है। नदियों में अवैध माइनिंग पर भी रोक लगाई गई है। जल संचयन, जल संरक्षण और जल प्रबंधन के काम में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी सामुदायिक स्तर पर पहल हुए हैं। फसल इतना लगा हुआ बिहार में चारों तरफ कि एकदम से हम लोग का एकदम खूब सुविधा हुआ, और हम लोग का एकदम से इतना फायदा होता है कि जितना भी गेहूं देख रहा है यही बांध से पाटवन होता है। जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला प्रशासन द्वारा 2000 से ज्यादा गांवों में जल प्रदूषण की जांच कराई गई है। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और सामुदायिक भवन से प्रवाहित होने वाले अपशिष्ट जल का उपयोग पोषण वाटिका के विकास में किया जा रहा है। ये 2 साल पहले लगे और ये पेड़ पौधों से बहुत हम लोग को नदी में जल का और सिंचाई का हम लोग को सुविधा होगा। जन शक्ति से जल शक्ति अभियान का ही यह फलाफल है कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विगत दिनों गोड्डा जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव और अनुमंडल पदाधिकारी ऋतुराज को जल संचयन और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा जल प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह में मनरेगा से ली जा रही योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में कैसे मददगार साबित हो रही है, देखिए रिपोर्ट। गिरिडीह जिला अंतर्गत खावा पंचायत की बंजर जमीनें आज मनरेगा के कारण गुलजार हैं और क्षेत्र के किसान बहुफसली खेती कर लाभ कमा रहे हैं। नवाडी गांव की बंजर जमीन पर पानी के अभाव में कुछ नहीं उपजता था। गांव में मनरेगा से बड़े आकार के सिंचाई कूप के निर्माण ने परिस्थितियां बदल डाली। बंजर जमीन था और इसमें हम लोग कमाने खाने के लिए बाहर जाते थे, दिल्ली बम्बई। उसके बाद जब हमको कुआं मिला सिंचाई कूप नरेगा के तहत में, तो मैं अपना घर में ही अपना जमीन पर ही खेती बाड़ी करता हूँ। नरेगा से कुआं मिला, इसे सिंचाई करके बाहर में छोड़ के अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं। मनरेगा की सफलता से कृषि कार्यों में अब किसान रुचि दिखा रहे हैं तथा मजदूरों का पलायन भी रुका है और वे गांव में ही खेती कर अच्छा कमा रहे हैं। पूरा बंजर जमीन था सर, उसके बाद जब से हमको मनरेगा से कूप सिंचाई का कुआं मिला, उस समय से हम अपना भरण पोषण बाल बच्चा और इससे आमदनी हमको हो रहा है। इससे सोना उगा रहे हैं, जो है सर खेत जो है इसे हम सोना उगा रहे हैं। इधर खावा पंचायत के मुखिया मनोज मंडल का कहना है कि मनरेगा योजना से 100 एकड़ बंजर भूमि को खेती लायक बनाया गया है, जिसने गांव वालों की तकदीर बदल दी है। मनरेगा के तहत हमारे गांव में जो है सो लगभग 100 एकड़ जमीन बंजर पड़ा हुआ था। मनरेगा से सिंचाई कूप का निर्माण होने से वह 100 एकड़ जमीन जो है सो उपजाऊ भूमि बनाया गया। यहाँ पर मजदूर जो पलायन पहले कर गए थे बाहर, वह जो है अभी सब यहाँ लौट आए हैं और लौट कर आने से वो अपना जो है जीवन यापन मनरेगा में कर रहे हैं। गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रेश लकड़ा का कहना है कि मनरेगा के कारण लोगों को न केवल रोजगार मिल रहा है, बल्कि इससे कृषि और बागवानी कार्यों को भी बढ़ावा मिल रहा है। महत्वपूर्ण योजना है जिसमें कि अभिसरण के तहत हम लोग SHG के भी माध्यम से हम लोग चिन्हित करके बाड़ियों में जो भी उनके वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं और अन्य जैसे मोरिंगा हो गए और अन्य घरेलू खपत के लिए ऐसे इनको बढ़ावा देते हैं, ऐसे कृषि या खेती के लिए। मनरेगा जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव आ रहा है, जिससे कमजोर तबकों और किसानों की दुनिया बदल तथा संवर रही है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। स्टैंड अप इंडिया योजना के आज 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला अभ्यर्थियों को उत्पादन, सेवा और कारोबार के क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यमियों के लिए ऋण दिए जाते हैं। लोन दिए जाते हैं। विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक लोन लिए जा सकते हैं।
स्कीम के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की हर शाखा को कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी और कम से कम एक महिला लाभार्थी को लोन देना होगा। भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की भी शुरुआत की है। अपने उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण बैंक की शाखा से लेने के अलावा उद्यमी www.standupmitra.in पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साल 2019-20 में स्टैंड अप इंडिया स्कीम का विस्तार कर 15वें वित्त आयोग की समूची अवधि यानी 2020 से 2025 तक के लिए लागू कर दिया गया। ये योजना देश में ऐसा इकोसिस्टम बनाने में सफल साबित हुई है जो व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करे। अपना उद्यम शुरू करने की चाह रखने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के सपनों को पूरा करने में ये स्कीम मददगार साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गिरिडीह, बासुकीनाथ और जैन, बौद्ध एवं शैव धर्मावलंबियों के तीर्थस्थलों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने का आग्रह किया। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन बीमार हो गए हैं। उन्हें बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर स्थित टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल शाडंगी ने भी श्री सोरेन से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। रांची रेल मंडल के डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लोहरदगा रांची टोरी रेल मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हिंडाल्को की बॉक्साइट साइडिंग और लोहरदगा रेलवे स्टेशन के साथ साथ इस रेल मार्ग के अन्य रेलवे स्टेशनों का भी निरीक्षण किया। पाकुड़ जिले के उपायुक्त वरुण रंजन ने समाहरणालय सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर विभिन्न कोषांग के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोषांग के पदाधिकारियों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित तैयारियां पूर्ण करने का भी निर्देश दिया। धनबाद जिले में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। जिले में आज भी निर्धारित केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। टीकाकरण के लिए प्रतिदिन संध्या 6 बजे से ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग हेतु सुविधा उपलब्ध रहती है। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने सांसद जयंत सिन्हा के निर्देश पर खराब चापानल की मरम्मत करवाई। उपायुक्त ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर इसे ठीक करा दिए जाने का वीडियो जारी किया है। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने पेयजल समस्या के निदान और बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिले के सभी 10 प्रखंडों हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कनीय अभियंता और सहायक अभियंता का मोबाइल नंबर जारी किया है ताकि गर्मी को देखते हुए पेयजल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निदान किया जा सके। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के कुसुमाय जंगल में माइका के अवैध खनन में चाल धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई। गांवा थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक तीसरी थाना क्षेत्र के रांगा माटी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इस घटना में 4 लोग मामूली रूप से घायल भी हुए हैं, जिसमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। पाकुड़ के उप विकास आयुक्त ने हिरणपुर प्रखंड के तोड़ाई पंचायत के विभिन्न ग्रामों में मनरेगा योजनाओं की स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहे बाबू जगजीवन राम को, जिनका जन्म 1908 में 5 अप्रैल को बिहार के भोजपुर में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता में अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना की और तथाकथित वंचित वर्ग को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने के लिए अखिल भारतीय वंचित वर्ग लीग की शुरुआत की। बाबू जगजीवन राम ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 1936 में 28 साल की उम्र में ही वो बिहार विधान परिषद के मनोनीत सदस्य के रूप में विधायक बन गए। सन 1937 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, जगजीवन राम शिक्षा और विकास मंत्रालय में संसदीय सचिव नियुक्त किए गए। हालांकि 1938 में पूरे मंत्रिमंडल के साथ उन्होंने त्याग पत्र दे दिया।
गांधी जी से प्रेरित जगजीवन राम ने 10 दिसंबर 1940 को गिरफ्तारी दी। रिहाई के बाद वे पूरी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ गए। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए 19 अगस्त 1942 को उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1946 में रिहा होने के बाद वो अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बने। भारत की संविधान सभा के सदस्य के तौर पर उन्होंने संविधान में सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठापना सुनिश्चित की। जगजीवन राम अगले 30 वर्ष तक विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में देश की सेवा करते रहे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय वो देश के रक्षा मंत्री थे। इस युद्ध से ही बांग्लादेश का उदय हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में उनके 2 कार्यकाल भारत में हरित क्रांति और कृषि के आधुनिकीकरण के लिए अब भी याद किए जाते हैं। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत शत नमन। आज ही हम महात्मा गांधी के दूसरे पुत्र मणिलाल गांधी को भी याद कर रहे हैं। मणिलाल गांधी का निधन 5 अप्रैल 1956 को हुआ था। मणिलाल का जन्म ब्रिटिश इंडिया के दौरान राजकोट में 28 अक्टूबर 1892 को हुआ था। 1906 से लेकर 1914 तक वो गांधी जी द्वारा स्थापित फीनिक्स बस्ती और टॉलस्टॉय फार्म में रहे। थोड़े समय के लिए भारत आने के बाद मणिलाल इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के प्रकाशन में सहयोग देने के लिए 1917 में फिर दक्षिण अफ्रीका लौट गए। मणिलाल गांधीवादी आदर्शों के प्रति निष्ठावान बने रहने के लिए हमेशा कठिन प्रयत्न करते रहे। भेदभावपूर्ण कानूनों का विरोध करने के लिए कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, मणिलाल का विनम्र आचरण अहिंसा का मूर्तिमान रूप नजर आता है। मणिलाल 1930 के नमक मार्च में गांधी जी के शुरुआती 78 सत्याग्रहियों में से एक थे। दांडी मार्च के तुरंत बाद धरसाना नमक फैक्ट्री तक मार्च में शामिल होने के लिए उन्हें 10 महीने की जेल की सजा हुई। मणिलाल 1956 में अपनी मृत्यु तक इंडियन ओपिनियन के संपादक बने रहे। इस महान गांधीवादी नेता को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी नवाब सिंह चौहान को भी याद कर रहे हैं। 5 अप्रैल 1981 को उनका निधन हुआ था। नवाब सिंह का जन्म 16 दिसंबर 1909 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। ब्रिटिश विरोधी नारे लगाने के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। नवाब सिंह चौहान महात्मा गांधी के आह्वान पर 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और ब्रिटिश शासन विरोधी गतिविधियों में भाग लेने लगे। 1940 में सत्याग्रह के दौरान नवाब सिंह चौहान ने अलीगढ़ में गांव वालों को एकजुट किया और उनका नेतृत्व किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 वर्ष के लिए जेल में रखा गया। आजादी के बाद और इस न्यूज बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज लोकसभा में संविधान, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 करेंगे पेश। झारखंड में कोरोना के खिलाफ जंग में लगातार मिल रही है सफलता। पिछले 24 घंटे में खूंटी में मिला एक नया संक्रमित। शेष 23 जिलों में एक भी नए मरीज नहीं मिले। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। देवघर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक। गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और गिरिडीह में लू जैसे हालात।